एक कथन है आपके लिए कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, क्या आपका कहना है? आंसर नीचे दिए हैं, जल्दी से बताएंगे। आपका क्या कहना है? आंसर नीचे है। बहुत गलत बात है यार, आप लाइक नहीं कर रहे हो ना, लाइक करके क्या बात है? गलत, बहुत गलत बात है। तो सीटेट तो हो ही रहा है यार सचिन गिरी, क्या बात है यार? एक बार कम से कम प्लेलिस्ट तो चेक करिएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, है ना। बात कर रहे हैं कि एक कथन की लड़कियां आमतौर पर गणित में कमजोर होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे वो समझ लेंगे कि अरे मेरी तो गणित खराब है, तो वाकई में कमजोर होती हूँ। ऐसा सर कुछ नहीं है, ये होता है एक लिंग पक्षपात पूर्ण निर्णय है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा सर? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी हाँ। एक बच्चे ने अनुसंधान मारा है, एक बच्चे ने अनुसंधान, बहुत सारे बच्चे अनुसंधान भी मार रहे हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये लिंग पक्षपात है, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हो रही है। जानते हो एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तब फिर बताते हैं। याद रखना है बुद्धि पर कभी भी लिंग का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब भी आपकी बात आए कि क्या कमजोर होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बढ़िया, मैथ बिल्कुल होगी सचिन, टेंशन मत लो। तो पेडागोजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन परिस्थितियों में बच्चे की भावनात्मक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से होगा? आप एक अध्यापक हैं और आप एक माता पिता हैं, उसके तौर पे क्या आप सोचते हैं एक बच्चा है कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, भावनाओं का भी और सोशल का भी? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, जब बच्चे को अधिक से अधिक जानने को कहा जाए के लिए कहा जाए, जब बच्चे को कक्षा में अंक लाने के लिए विवश किया जाए, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। जब शिक्षक अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार बच्चे को सिखाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने कहा सर्वश्रेष्ठ बच्चा है, तो जब बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है भैया तो आंसर भी सर्वश्रेष्ठ में मारेंगे। यानी बच्चे की भावनाओं को सम्मान जरूर करना है, बच्चे का सम्मान करना, यानी आपको अगर क्वेश्चन करना है सही पेडागोजी का तो समझ लेना आपको बच्चे को सिर पे बैठा लेना है और सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है। अब हम आपको एक लॉजिक ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करोगे? उसके कंटाप पे जड़ दोगे, है ना। तो अब यार क्या करोगे? आप उसके कंटाप पे जड़ दोगे, और मैं भी हूं तो मैं भी जड़ दूं भाई कंटाप पे। लेकिन भैया मनोविज्ञान में अगर आपने कंटाप पे जड़ दिया ना क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे? वो आयोग तुमको कंटाप पे जड़ देगा, तुम्हारा क्वेश्चन काट देगा, है ना। जैसे कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं या चित्तवृत्ति में नहीं है, ऑप्शन कह रहा है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, मतलब डंडे से भैया। उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे भैया बाहर चले जाओ, मुर्गा बन जाओ। उन्हें चेतावनी देंगे कि वो अवश्य अध्ययन नहीं करेंगे तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। ये प्रधान अध्यापक की बात क्या कर रहे हैं? आप क्या वहां पे नौकर बन के गए हो? तो ये भी आपका गलत है। हमने कहा सभी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? डी आंसर हो जाएगा। उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण बताएंगे, चाहे बच्चा जितना मक्कार हो, चाहे वो कुछ भी करे, है ना, चाहे तुमको थप्पड़ियाए, लेकिन तुमको भैया मारना नहीं है, तुमको नहीं मारना है, ठीक है। एग्जाम पास कर लो और जैसे ही आप जो है वहां पे जाते हो, नियुक्ति होती है, फिर उसको कंटाप पे जड़िएगा, है ना, लेकिन परीक्षा में नहीं जड़ना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सर? डी आंसर हो जाएगा। सम्मान उसका करना है, चाहे जितना बड़ा मक्कार बच्चा हो, है ना। बात करेंगे सर यहाँ पर कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा। एक न्यून दृष्टि है जिसको दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा दिखाई देता है और समझ सकता है, ठीक है। तो सर क्या हो जाएगा कि निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है उसको। आप एक विद्यार्थी वहां पर गए हुए हैं शिक्षक बनके, क्या करेंगे? दूसरा है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। आंसर 2-3 सही लग रहा है, कौन सा होगा बताएं? बहुत बढ़िया, तो मजा आ रहा ना? कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाती है ना यहां पर। अगर हम, और रियलिटी यही है दोस्तों, हंसी मजाक नहीं है, रियलिटी यही है। अगर आपने नहीं किया ना तो फिर वो जड़ देगा आपको।
देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कक्षा में अगर न्यून दृष्टि वाला बच्चा है तो मैंने कहा बच्चा सर्वोपरि है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना है और उसको भैया जो सुविधा लीजिए साहब, ये लीजिए वो लीजिए, सीडी के जरिए उसको सहायता करिएगा, है ना, पानी लीजिए ये लीजिए, है ना, ऐसे है ना। खैर मजाक कर रहा हूं, लेकिन बच्चा सर्वोपरि है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रतिभाशाली विद्यार्थी। सर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो सर अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है, अंतर्मुखी कभी नहीं होते हैं। और याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर, एक शारीरिक रूप से अक्षम छात्र जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, और मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। एक शारीरिक रूप से अक्षम छात्र स्कूल में वार्षिक खेल के दौरान भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक है और शरीर से विकलांग भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपको इस समस्या को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? आप एक शिक्षक या शिक्षिका बन के जाते हैं स्कूल में और बच्चा बहुत उतावला है कि वो खेल के मैदान में जाना चाहता है, तो क्या करे? और शरीर से वो विकलांग भी हो सकता है, दृष्टिबाधित भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उस दिन उसे उपस्थित होने के लिए हतोत्साहित करेंगे, नकारात्मक है तुरंत काट दो, ठीक है। उसे मैदान में रिकॉर्ड रखने में शामिल होने दें, उसे टीम में लें, उसे एक ऐसा कार्य दें जिससे वह खेल मैदान में शामिल ना हो। यहां पर ये गलत है और ये गलत है। अगर बच्चा जाना चाहता है तो उसे टीम में लेने से पहले सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उसे मैदान में रिकॉर्ड रखने में शामिल होने दें। अगर बच्चा ज्यादा विकलांग है तो उसे टीम में लेने से दिक्कत हो सकती है। आंसर क्या होगा? बी होगा। सी बच्चे क्यों मार रहे हो, जरा ये बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है शारीरिक रूप से जब बच्चा अक्षम है, जब बच्चा शारीरिक रूप से सही नहीं है तो सी कैसे हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे डी मार रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा इसमें लिखा है ना पहले से, ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे मैदान में कुछ चीजों में इन्वॉल्व रखें जिससे बच्चे को लगे हाँ मेरी पूरी की जा रही है कोशिश की, हाँ अब मैं भी यहाँ पर कुछ कर रहा हूं मैदान में, ठीक है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल कह रहे हैं। ये सर क्वेश्चन कहां से लाते हैं? कोई बात नहीं सर, अभी अगर मैं पिछले क्वेश्चन कराने लगूं तो सर दिक्कत आ जाएगी। कहेंगे सर आप सर वही छोटे छोटे लेवल बढ़ाइए, है ना। सर रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर आप बच्चे कह रहे हैं सर रिकॉर्ड रखने के लिए क्या मतलब है, कह रहे हैं टीम में लेने से क्या फायदा जब उनकी भागीदारी ना हो। बिल्कुल सही है। रिकॉर्ड का मतलब है कि जैसे अगर क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, क्रिकेट टीम खेल रही है तो उसको एक पास में दे दिया है कि भैया तुम स्कोर की गणना करो, है ना, स्कोर की गणना करो। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। आप सभी जानते हो समावेशित की बात करें तो हम विशिष्ट श्रेणी की बात करेंगे, तो हमें अभिभावक से सर कोई मतलब नहीं, निरयोग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंसर क्या है सर? विशिष्ट श्रेणी की बात कर रहा है, समावेशन की बात कर रहा है। खैर ये समावेशित चैप्टर में हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में ये जी कारक क्या है? जी कारक क्या है? सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि जो बुद्धि है, यानी जो सर बुद्धि है, आप सर कहोगे कि बुद्धि का जो प्रयोग हुआ था वो कहीं ना कहीं किसने सबसे पहले किया? आपको पता होना चाहिए सर। सबसे पहले 1885 में मिस्टर गार्टन ने प्रयोग करा था। बुद्धि कैसी है अगर पूछी जाए तो बुद्धि अमूर्त है, ठीक है। बुद्धि के स्पीयरमैन कारक में जी का मतलब होता है सर सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनरल बात करते हैं, ठीक है ना। फ्रीमैन टर्मेन ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। एक कारक बुद्धि दिया है आपका, किसने दिया है? जल्दी से बताएंगे। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका दिया है अल्फ्रेड बिने ने।
द्विकारक दिया है स्पीयरमैन ने, द्विकारक स्पीयरमैन ने, त्रिकारक भी स्पीयरमैन ने दिया है, और बहुकारक दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है वाइगोत्स्की से। हर बच्चे से क्वेश्चन चाहूंगा यहां पर क्या आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा। शी वाला सही है, शी वाला नहीं, शी वाला। धीरेन्द्र सिंह है, ज्योति है, पंकज है, बहुत बढ़िया, स्वागत है सर। अगर हम बात करते हैं वाइगोत्स्की को, सबसे पहले आप सभी जानते हो रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक प्रयोग दिया था सामाजिकता का सिद्धांत, है ना, यही दिया था। कौन सा दिया था, पूरा नाम बताओ कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। दूसरी चीज, नैतिक विकास के लिए जानते हैं कोहलबर्ग ने, जो आज ही मैंने सिद्धांत कराया है, देखिएगा प्लेलिस्ट में। पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने बताया है कि विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? उपेक्षा की जाती है। तो सामाजिकता और जैविक यहां पर दोनों आ जाएंगे, लेकिन जैविक एक वीडियो में एक आपका जो पेपर हुआ था रीट का, उसमें आंसर माना गया था उपेक्षा की, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब जैविक आंसर ऑप्शंस में ना हो तो आप सामाजिकता की बात करेंगे। सामाजिकता का सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने, और वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का विकास एज के हिसाब से ना होकर सामाजिक रूप से होता है। बच्चे का विकास एक लोगों से नहीं, अनेक लोगों की अंतःक्रिया से होता है। सोशल कल्चर थ्योरी इन्होंने दी थी, सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, वाइगोत्स्की ने एक चीज और आपको बताया था, जेडपीडी, जेडडीपी नहीं बच्चे, जेडपीडी होता है समीपस्थ सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जेडपीडी सिद्धांत किसने दिया है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डिसलेक्सिया मैंने बताया आपको कि कहीं ना कहीं पढ़ने संबंधी विकार है। जैसे अगर लक्ष्य साबुन को ट्रिक बता देता हूं, लक्ष्य को कोई बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, लुक्स पढ़ता है, तो भैया जो पढ़ ही तो रहा है गलत, तो पढ़ने संबंधी एक ट्रिक है हमारी। ठीक है ना, तो लक्ष्य को मैंने क्यों यहां पर लक्ष्य क्यों लिखा, क्योंकि लक्ष्य लिखा है, इसमें लक्ष्य लेक्सिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर अफेक्जिया की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मौखिक विकार हो जाता है क्या, जल्दी से कमेंट करें। गणित विकार की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर डिसकैलकुलिया होता, डिसकैलकुलिया अगर होता, डिसकैलकुलिया, तो दोस्तों हम क्या मार देते, गणितीय विकार मार देते। इस बार ये क्वेश्चन आएगा पक्का, और इस आया तो सीटेट में पिछली बार भी था, लेकिन हर बार आता है, एमपी टेट रीट में भी आता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे इस बार दे दिया था, क्या दे दिया था, पठन वैफल्य दे दिया था, लेकिन उधर देखा ही नहीं। इंग्लिश वाले वर्ड में देख लिया करो, जो अगर हिंदी वर्ड सही समझ में नहीं आता है। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग को क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो अगर कोई चीज हमने सीखी है और अगर हमने साइकिल सीखी है और उसी की सहायता से हमने सीख ली है मोटरसाइकिल, तो दोस्तों सीखने का अंतरण या सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया प्रतिमा, मैं पूरा कोशिश करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। जब हम मोटरसाइकिल सीखते हैं, उसके पहले जब साइकिल सीखते हैं, बाइसिकल सीखते हैं, और बाइसिकल का हम कहते हैं कि इसका प्रयोग हमने मोटरसाइकिल में किया है, तो सीखने का स्थानांतरण हो जाता है। सीखे गए ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में। सर अगर हम बात करते हैं अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यीकरण है, इनमें से कोई नहीं। जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी लक्ष्य को, यानी कोई भी स्टिमुलस है, ये क्या है, उद्दीपक है, ठीक है, अनुक्रिया करता है, एक अनुक्रिया करता एक स्टिमुलस की तरफ लक्ष्य को पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर प्रथम सोपान क्या होना चाहिए, वो उत्तेजित होना चाहिए। उत्तेजना उसमें इंपॉर्टेंट है भैया,
उत्तेजना होनी चाहिए। जब भी किसी बिल्ली को भूख लगती है तो वो खाना के लिए तड़पती है, कहीं ना कहीं वो उत्तेजित होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एक वर्ड यूज हुआ है अनुबंधन, इसके भी बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन आया था अनुबंधन के जनक किसे कहा जाता है? अनुबंधन के जनक कहा जाता है मिस्टर पावलोव को। ठीक है, पावलोव को कहा जाता है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था सर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कुत्ते पर तो प्रयोग किया था, उस पर किस पे सर? लार पर प्रयोग किया था। बोले कि इनको नोबेल कब मिला था? एकमात्र अधिगम नियम देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, 1904 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला। बोले कि कहाँ के मिस्टर पावलोव हैं? बोले कि चलो सब कुछ पता चल गया तो इनका देश भी जान लेते हैं, रूस हो गया। बोले कि चलो ठीक है, सब कुछ जान लिया तो ये बताओ कि शास्त्रीय अनुबंधन का जनक किसने दिया? बोले कि शास्त्रीय अनुबंधन का भी जनक हमारे पावलोव साहब ने दिया। बोले कि सब कुछ जान लिया तो ये बता दीजिएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? बोले कि सब कुछ जान लिया तो ये भी हमारा पावलोव हो गया। ठीक है, सारी चीजें हो गई। चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? बताओ। हर बहन हर भाई से लाइक चाहूंगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर हल? बोले कि अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किया है थॉर्नडाइक महोदय ने। क्या सर? थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है ना सर? किसने किया सर? थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। और सर अगर हम बात करते हैं प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की, इन्होंने ये बताया और बिल्ली पर शायद प्रयोग किया था। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो। किस पर? स्किनर ने चूहे पर, कुत्ते पर किया पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया और कोहलर ने वनमानुष चिंपैंजी सुल्तान पर किया। थॉर्नडाइक ने बताया अधिगम में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है और इसको यस आर बॉन्ड भी कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या सर? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत अगर आ जाए तो क्या मारोगे? उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, तो भी आंसर आपका थॉर्नडाइक ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन आता है, आंसर तो आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि ये बता दीजिएगा कि पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है? पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है? तो हल हो जाएंगे। इनका पूरा नाम है सीएल हल। पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया है, क्लार्क महोदय हल ने किया है, लेकिन उसका समर्थन किया है स्किनर ने। ठीक है, याद नहीं होता है तो ये बताओ पुनर्वलन कैसे लिखा जाता है? पुनर्वलन ऐसे ही तो लिखा जाता है, कैसे भी गलत लिखा हो। एक वर्ड आ रहा है बल, और बल कब लगेगा? जब आप हल चलाओगे खेत में। तो पुनर्वलन बल तब लगेगा जब आप हल चलाओगे। तो ये ट्रिक हो गई। ऑप्शन नंबर सी आपका थॉर्नडाइक था और आपने हल के बारे में भी सीख लिया। सर अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। आपने खुद मनोविज्ञान का चैप्टर है ये, बहुलक और मध्यिका, अच्छी तरीके से देखेगा सिलेबस, और क्वेश्चन हमेशा ही आ जाता है कभी कभी एक बार। ठीक है, आपको कभी कभी मध्यिका ही दे देता है। पिछले वाले क्वेश्चन पेपर के सेट उठा के देखना, मध्यिका एक बार पूछ लिया था निकालने के लिए। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मध्यांक भी होता है, बहुलांक। बहुलांक क्या होता है? जैसे 4 4 3 7 3 6 5 3 ऐसा दिए हैं। बोला कि इस काउंटिंग में बहुलक क्या है? तो आप कहोगे 3 3 3 3 बार आया है, 2 बार 4 आया है, तो सबसे ज्यादा 3 आया है। जो वर्ड ज्यादा रिपीट होगा वो बहुलक होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा प्रसार। आंसर आपका प्रसार हो जाएगा। ये आपका नहीं होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। ठीक है, इसलिए याद रखना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में प्रसार नहीं होता है, बाद बाकी सभी होते हैं। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? हर बच्चे से चाहूंगा कि क्या वो पढ़ने से सहमत है या नहीं। क्या बच्चा परेशान है आप? ठीक है ना, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। जितना आप खुश रहोगे उतना बेहतर रहेगा। जितना ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। जितना ज्यादा खुश रहोगे उतनी जल्दी आपका एग्जाम निकल जाएगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यक्तिगत समायोजन, क्या ये हो सकता है? सामाजिक व राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना हो सकती है। व्यवहार में परिवर्तन क्या हो सकता है? स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। दिमाग से लगाना क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, पकड़ लूंगा, कमेंट बॉक्स से ही निकाल लूंगा तुम लोगों को। व्यवहार में परिवर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। अधिगम वर्ड होता है लर्निंग, और लर्निंग क्या होता है सर? लर्निंग होता है सीखना।
ठीक है, अधिगम को ही हम दूसरे नाम से सीखना कहते हैं। और सीखा कब जाता है, जब कहते हो आप में कुछ चेंजमेंट हुआ है। बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से 2 साल बाद निकल कर आता है तो कहता है मेरे परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आपसे कहे कि व्यवहार में परिवर्तन स्थायी होता है या अस्थायी होता है, तो बच्चे यहाँ पर याद रखना अस्थायी कभी नहीं होता है। अगर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है तो वो अधिगम कहलाता है, अन्यथा अभ्यस्तता कहलाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अधिगम के बारे में व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर एनसीएफ से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के मुताबिक, एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 कब आई थी, 2005 में आई थी। की सिफारिशों के मुताबिक छात्रों के लिए मूल्यांकन करने का एक दूसरा मानक होना चाहिए। अब सर क्या होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं करवा रहा हूं, प्रज्ञा परेशान मत हो। लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षा के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर, अवलोकन के आधार पर। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो विद्यालय का वातावरण है वो बाहरी वातावरण से जुड़ा होना चाहिए। तो ये लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा की बात नहीं आ रही है, अवलोकन की बात आ रही है। इसलिए जो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो बच्चे सी लगा रहे हैं ना, बड़ा आंसर देख लिया, उन्होंने कहा यही मार देते हैं, तुक्का लगा देते हैं, समझिए इस चीज को। अवलोकन के आधार पर एनसीएफ 2005 में चर्चा की गई है, ना कि लिखित और मौखिक परीक्षाओं की वृद्धि और उनको कम करने से, ना ही उनको कराने पर, ना ही उनके आधार को बनाने पर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। एक आदर्श शिक्षक की गुणवत्ता है, एक आदर्श शिक्षक की गुणवत्ता है, कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय में महारत, बच्चे के मनोविज्ञान का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी, बताएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है सर, क्या आप इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। और जल्दी से क्वेश्चन के लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, देखिएगा। एक आदर्श शिक्षक की गुणवत्ता में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, बच्चे के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तो ये तो दोनों सही है। तो जब 2 विकल्प सही हो सकते हैं तो इसमें इसको भी हमें लेना पड़ता है, जी हाँ लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसको लेना पड़ता है। क्वेश्चन को अगर देखेंगे कि दोनों ऑप्शन अगर सही जा रहे हैं, देखिएगा, एक अगर शिक्षक को आपको नियुक्त किया जाता है तो मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। क्यों ज्ञान जरूरी है, आप कहोगे सर इसलिए ज्ञान जरूरी है, अभी तो आप पूरी तरीके से शिक्षक नहीं बने हो, तो इसलिए आप अभी मनोविज्ञान पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अभी आप मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ रहे हो मेरे भाई, ये कोई पागलपंती थोड़ी ना आपसे कराई जाती है। बीटीसी और बीएड के एग्जाम्स में आप मनोविज्ञान पढ़ते हो, उसके बाद एग्जाम देते हो, इसलिए आप पढ़ते हो कि आपको ज्ञान हो जाए, तब आप जाके विद्यालय में पढ़ाएंगे, है ना। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के संस्थापक कौन है, प्रतिपादक कौन है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का कि दुर्खीम का सिद्धांत, प्लेटो का सिद्धांत, किलपैट्रिक का सिद्धांत या सोक्रेटस का सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत दिया है हमारा, आपके किसने दिया है, का और टा पीछे का ले लो और का और टा यहां पर ले लो, किलपैट्रिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा कभी नहीं भूलोगे, का और टा यहां से ले लो और का और टा यहां से ले लो, किलपैट्रिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना है किलपैट्रिक ने दिया है, जबकि आगमन और निगमन की बात करी है किसने सर की है, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अरस्तु ने करी है। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, आंसर आपका सी हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षा में अधिग्रहण एवं प्रतिधारण दोनों शामिल है, ऐसा किसने कहा। यह क्वेश्चन आपके लिए नया है, खैर स्क्रीनशॉट आप ले लेना इस क्वेश्चन का, हो सकता है मे भी आ जाए। शिक्षा में अधिग्रहण एवं प्रतिधारण दोनों शामिल है, ऐसा किसने कहा। तो दोस्तों ऐसा कहा है हमारे स्किनर महोदय ने, और स्किनर महोदय यानी लास्ट में आर निकल रहा है ना, ये इन्होंने यानी आर से क्या होता है, रेट यानी चूहे पर प्रयोग किया था। ये ट्रिक है हमारी, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं, खैर नहीं जानते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। स्किनर ने पुनर्बलन पर क्या महत्व दिया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हाँ बिल्कुल दिया था। स्किनर ने एक बॉन्ड थ्योरी दी थी, कहा था कि आर थ्योरी किसने दिया है, आर टाइप की थ्योरी किसने दी है, तो स्किनर ही होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्रिया प्रसूत का नियम भी स्किनर ने दिया है, चूहे पर प्रयोग किया था, याद रखना है। ठीक है, चलते हैं। एक क्रो एंड क्रो से एक परिभाषा बहुत आती है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि अधिगम, ज्ञान, अभिवृत्ति, और बताएं क्या होता है, ज्ञान था, अभिवृत्ति था, और क्या था, जल्दी से कमेंट करिएगा। अधिगम होता है, अधिगम की पूरी परिभाषा क्रो एंड क्रो की बताइएगा, मैं बोल रहा हूं थोड़ा।
ज्ञान, अभिवृत्ति और आदत। हाँ, ज्ञान, अभिवृत्ति। यदि एक बच्चा विद्यालय हमेशा देरी से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? हमने कहा बच्चा सर्वोपरि है, बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचाना है, तो आंसर आपका सही जाएगा। कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। उसे डांटेंगे ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। अपन लोग होते तो अपन लोग कंटा पे जड़ देते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल जड़ देते। अगर हम लोग यहाँ पे अगर यही वाला लगा देते हैं आंसर, तो फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारे कंटाप पे वो कौन जड़ देगा? आयोग जड़ देगा, है ना? प्रधानाध्यापक से बात करेंगे तो तुम क्या नौकर हो वहां के? तुम तो एक अध्यापक हो ना, तो तुम ही सुलझाओगे। प्रधानाध्यापक की क्यों बात करोगे? उसके परिजन से बात करोगे। मैं फिर कहूंगा क्या तुम नौकर हो? तुम किसके लिए नियुक्त हुए हो? बच्चे से बात करेंगे, कहोगे क्यों साहब देर क्यों आए हो, कृपया जल्दी आया करें, है ना? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो भैया आंसर भी क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है? आप कहोगे सर ऐसे क्यों कह रहे हो? बिल्कुल सर, यही आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर। क्योंकि हमने कहा बच्चे को आपको सर्वश्रेष्ठ मानना है। आंसर आपके सही जाएंगे, कभी भी